हेलो एवरीवन, वेलकम यू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल इल्म अकेडमी। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने करा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी बातें और बहुत से ऐसे प्रोविजंस हैं जो हमारे आज के मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉपीड किए गए हैं। ठीक है, आइए हम डिस्कस करते हैं क्या प्रोविजन है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्ट क्या है। द एक्ट मार्क अ सेकेंड माइलस्टोन टुवर्ड्स अ कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ये सेकेंड एक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर 19 एक्ट के बाद। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, इसमें क्या क्या था? 321 सेक्शंस थे एंड 10 शेड्यूल्स थी। ठीक है, इस फीचर्स क्या क्या है इस एक्ट के, आइए देखते हैं। इस एक्ट के फीचर इस प्रकार इस तरीके से हैं। सबसे पहले फर्स्ट, इट प्रोवाइडेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीटी पर्सपेक्टिव से अच्छे से समझ लें। इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, एक ऑल इंडिया फेडरेशन की शुरुआत की गई थी। ऑल इंडिया फेडरेशन मतलब सेंटर और स्टेट की बात यहाँ से स्टार्ट हो गई है कि पावर को सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरीके से डिवाइड किया गया था और सेंटर को इम्पोर्टेंट बनाया गया था। जैसे कि आज के मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में और मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में देख सकते हैं आप, जहाँ सेंटर और प्रोविंस या फिर स्टेट के बीच में पावर का अच्छे से डिवीज़न होता है, जिसमें दोनों ही सेंटर और स्टेट अपने अपने जो भी एरियाज़ उसमें लॉज बना सकते हैं। और इस एक्ट के द्वारा सबसे पहले इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, 3 लिस्ट का पावर बिटवीन द सेंटर। इस एक्ट के द्वारा जो पावर थी बिटवीन सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड की गई और 3 लिस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू हुआ। तो कौन कौन से ये लिस्ट क्या होती है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, अच्छे से हम डिटेल में अपकमिंग लेक्चर्स में समझेंगे और यहाँ पर भी समझा देता हूँ। लिस्ट का मतलब होता है कि जो फेडरल लिस्ट जिसे बोलते हैं, सेंटर उस पर अपना लॉ बना सकता था। प्रोविंशियल लिस्ट वो लिस्ट थी जिसमें स्टेट अपने हिसाब से लॉज बना सकते थे किसी भी सब्जेक्ट पर या किसी चीज़ को भी लेकर। ठीक है, इसमें जो फेडरल सब्जेक्ट थे वो 59 थे और जो प्रोविंस के वो 54 थे। और जो रेसिड्यूटरी पावर मतलब स्पेशल पावर जो थी, जो स्पेशल कानून कभी बनना होता है या बनता है, वो वायसराय का हाथ में था। लेकिन ये फेडरेशन कभी भी फोर्स में नहीं आया क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट्स हैं जिन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है, क्यों इस फेडरेशन को ज्वाइन नहीं किया था, इस वजह से ये ज़्यादा टिका नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इट अबॉलिश डायरकी इन द प्रोविंस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन प्लेसेस। मतलब डायरकी को अब इसमें ख़त्म कर दिया गया है प्रोविंसेस में और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब अब स्टेट भी अपने अपने स्टेट में लॉ बना सकते थे 54 सब्जेक्ट में से। ठीक है, द प्रोविंसेस वर अलाउड टू ऑटोनॉमस यूनिट एडमिनिस्ट्रेट इन देयर डिफाइंड, जो भी उनका डिफाइंड एरिया था उसमें वो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते थे अपने हिसाब से। ठीक है, इट एक्ट रिस्पॉन्सिबल दिस एक्ट मोरओवर द एक्ट इंट्रोड्यूस रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। अब रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट किस प्रोविंसेस में शुरुआत हो गई, दैट इज़ द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट। जो गवर्नर था वो अब किसके एडवाइस पर काम करता है, जो रेस्पॉन्सिबल गवर्नर थे, मिनिस्टर थे, उनके एडवाइस पर वो काम करता था। लेकिन ये दिस केम इनटू इफेक्ट 1937 में इफेक्ट में आया, लेकिन कंटिन्यूड हो गया 1939 में। बहुत सारे ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से ये 1939 में डिसकंटिन्यूड हो गया। इट प्रोवाइडेड फॉर द अडोप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। अब डायरकी जो थी वो सेंटर में आ गई थी स्टेट की जगह या प्रोविंसेस की जगह से। डायरकी मतलब डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। द फेडरल सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट में। हाउएवर दिस प्रोविजन ऑफ द एक्ट डिड नॉट कम इनटू ऑपरेशन एट ऑल। लेकिन ये ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट जो ये कॉन्सेप्ट था ये ऑपरेशन में नहीं आया। और ये नेक्स्ट हमारा इट इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। बाइकैमरलिज्म 6 स्टेट्स में आ गया था, जिसमें थे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम
एंड यूनाइटेड प्रोविंस वर मेड बाइकैमरल कंसिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब वही अपर हाउस और लोअर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा, जहाँ पे 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट होता है, उसे बाइकैमरलिज्म कहते हैं। वो जो 11 प्रोविंसेस में, 6 प्रोविंसेस में शुरुआत हो गई थी या लाया गया था। नेक्स्ट है हमारा, इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर रिप्रेस क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, वुमेन एंड लेबर। ये वहीं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर और बढ़ाया गया था। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या है मैं ऊपर आपको समझा चुका हूँ। इट अबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। जो काउंसिल ऑफ इंडिया था उसको ख़त्म कर दिया गया। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज प्रोवाइडेड विद अ टीम ऑफ एडवाइजर्स। जो SOSI थे उनके साथ अब एक टीम बन गई थी एडवाइज़र की, जो इनको SOSI को एडवाइस करती थी। इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट्स। लेकिन सिर्फ 10% ही पॉपुलेशन थी जो फ्रेंचाइजी थी, जो 10% जो वोट कर सकती थी। एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट्स। ओनली 10% लगा सकते हैं। ये भी एक कारण है जो जिसकी वजह से ये फेडरेशन था फेल हुआ था। सिर्फ 10% ही लोग इसमें क्या कर सकते थे, इलेक्शन या वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते थे। नेक्स्ट, it provided for the establishment of a Reserve Bank of India to control the currency and credit of the country। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीटी का क्वेश्चन है, ये रट लें, समझ लें। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट ऑल्सो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। वही यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और UPSC के यहाँ से क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुआ कब। एंड जॉइंट सर्विस पब्लिक कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस, यहीं से शुरुआत हुई। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट विच वाज सेट अप इन 1937। फेडरल कोर्ट किसे कहते हैं, जो स्टेट और सेंटर या पूरे कंट्री के जो भी केसेस हैं उनको सुनता है और उनके बारे में डिसीजन देता है, उसको ही फेडरल कोर्ट कहते हैं। आई होप आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्ट अच्छे से समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रिटन नोट चाहिए आप ले सकते हैं। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग, बट प्लीज डोंट forget to like, share and subscribe our YouTube channel Ilm Academy. Thank you.